नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज कौन सी वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो कि इस कार्यक्रम का में अपना हिस्सा जो है वो बना पाई हैं, और इस कार्यक्रम में हम उन पर चर्चा करने वाले हैं, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो ऑन द शो में आज सबसे पहले आपको बता दें कि बात होगी सेबी चीफ के उस बयान का विश्लेषण करेंगे जिसमें उन्होंने प्री IPO शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का पायलट शुरू करने की बात कही है। इसके बाद बात होगी वोडाफोन आइडिया से जुड़ी खबर को लेकर के। एक रिपोर्ट में कहा गया कि वोडाफोन आइडिया को सरकार से किसी भी रियायत का फैसला अब PMO करेगा, प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। और इस खबर के बाद आज वोडाफोन के शेयर में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, ये जो है हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा रियल मनी गेमिंग पर लगाम लगाने के बिल संसद में पास होने के बाद इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पर मार पड़ने की आशंका है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि इस कानून का नुकसान किसे होगा और आखिर में सरकार ने ये कदम उठाया क्यों। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी फ्यूचर एंड ऑप्शन पर सख्ती कर सकता है। इसको लेकर के सेबी कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। जानेंगे कि सेबी की जो सख्ती है उसका असर क्या होगा, इस पर भी होगी डिटेल में बातचीत। और अगली खबर जो है वो चीन से जुड़ी हुई है। चीन ने अमेरिका से सोयाबीन की खरीद रोक दी है, साथ में भारत पर अमेरिकी टैरिफ को गलत बताया है। अंशुमान सर से समझेंगे कि चीन आखिर में ये सब कर क्यों रहा है, और आखिर में जानेंगे कि रूस में भारत से एक्सपोर्ट बढ़ने की कितनी गुंजाइश है और रूस की अर्थव्यवस्था में कितना दम बाकी रह गया है। तो इस पर होगी डिटेल में बातचीत इन तमाम विषयों को लेकर के। लेकिन शुरुआत करेंगे आज सेबी की खबर के साथ। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी कंपनियों के प्री IPO शेयरों की रेगुलेटेड ट्रेडिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार कर रहा है। खुद सेबी चीफ तुहिनकांत पांडे ने इसको लेकर के बयान दिया है, और ऐसा होने से IPO से पहले ग्रे मार्केट में होने वाली ट्रेडिंग पर लगाम लग सकेगी। सर, आखिर में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई सेबी को? विपुल जी, तुहिनकांत पांडे ने निवेशकों के मुंह की बात मन की बात छीन ली। वैसे भी सेबी से थोड़ा निवेशक आजकल उखड़े हुए हैं, क्योंकि बाद में जो हम बताएंगे वो निवेशकों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वो जो बाजार में किक ढूंढने वाले, एक्साइटमेंट ढूंढने वाले निवेशक हैं, वो हमेशा चाहते थे कि भारत में एक रेगुलेटेड प्री IPO ओपनिंग स्ट्रक्चर बने। है तो बाजार में ग्रे मार्केट है, करीब करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए तो इसी साल अभी तक IPO से भारत में जुटाए गए, और 1.4 लाख करोड़ के IPO और आने की संभावना है। पर उनकी जो प्राइस डिस्कवरी होती है, ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग होती है, वो रेगुलेटेड नहीं है, उसमें कोई रेगुलेशन नहीं है। लोग उसमें भी भाग लेते हैं, पर छोटे निवेशकों को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। आपको भी और हमको सबको पता है। तो तुहिनकांत पांडे ने यह कहा, सेबी चेयरमैन ने, कि वो इसका एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिस प्लेटफॉर्म पे सारे स्टेक होल्डर्स आए, डिस्क्लोजर के कुछ नियम तय किए जाएं, और प्री IPO लिस्टिंग से पहले, IPO लाने से पहले बाजार में उसकी ट्रेडिंग हो, जो कि आमतौर पर ग्रे मार्केट पे होती है। यह बड़ा बदलाव होगा क्योंकि भारत का IPO बाजार बढ़ रहा है। IPO में सेबी कई बदलाव कर रहा है। नए हाल फिलहाल में सेबी ने IPO को लेकर नियमों में जो बदलाव किए हैं उसके बाद ये खासा महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे निवेशक जो लिस्टिंग गेन्स चाहते हैं, जो IPOs में को बाजार में जारी होने से पहले उसमें निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर होगा। और बेहतर ये भी है बिल्कुल कि ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग के बजाय एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म हो जिस पर लोग ट्रेड करें। बिल्कुल सही बात है सर, और ये काफ़ी बेहतर रहेगा। इस बीच रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी के नए फ्रेमवर्क को लेकर के नया डिस्कशन पेपर भी जारी कर दिया, जिसमें ये कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी में अगर महंगाई लक्ष्य को 4% से बढ़ाया जाता है तो बीते 1 दशक में पॉलिसी प्रबंधन से जो फ़ायदा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने इस डिस्कशन पेपर पर 18 सितंबर तक अपना फीडबैक मांगा है। सर, महंगाई को लेकर के आखिर में रिजर्व बैंक की दुविधा है क्या? देखिए, रिजर्व बैंक अपना जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसकी समीक्षा कर रहा है, जो इस साल होनी थी, क्योंकि पॉलिसी फ्रेमवर्क को एक 5 साल का समय बीत गया है। रिजर्व बैंक की कई दुविधाएं हैं जो इस चर्चा पत्र के सामने आती हैं। इसमें दरअसल रिजर्व बैंक ने डिस्कशन पेपर में देश से, स्टेक होल्डर्स से, सरकार से और बाकी लोगों से सवाल पूछे हैं। पहला तो ये कि
महंगाई कौन सी चुनी जाए। दो किस्म की महंगाई होती है, एक कोर इन्फ्लेशन और एक ओवरऑल इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी की इन्फ्लेशन शामिल नहीं होती और मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीज़ों की महंगाई शामिल होती है, जबकि जो ओवरऑल कंज्यूमर इन्फ्लेशन है उसमें फूड इन्फ्लेशन और एनर्जी इन्फ्लेशन शामिल होती है। जैसा हमें पता है कि जो खाने वाली महंगाई है वो महंगाई को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, उसकी महंगाई ज़्यादा तेजी से घटती बढ़ती है। और ये बहस बराबर भारत में रही है कि आरबीआई को कौन सी महंगाई को टारगेट करना चाहिए। हालांकि पूरी दुनिया में कंज्यूमर इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाता। तो पहला सवाल आरबीआई ने यह सामने रखा। ये दुविधा उस समय से है जब से मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क नया बना और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। दूसरा सवाल जो जानने की कोशिश की गई है वो ये है कि 4% का जो टारगेट है इसे घटाया जाए, बढ़ाया जाए या इसी स्तर पर रखा जाए, और यह भी एक बड़ी दुविधा है। आरबीआई बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि 4% से ऊपर किया जाए महंगाई के टारगेट को, क्योंकि इससे फिर जो अभी तक 4% पर लाने की कोशिशें की गई उनका उन पे असर पड़ेगा, और ये बात आरबीआई ने अपने संकेत में कही है। लेकिन बहुत सारे लोगों की राय है कि भारत में महंगाई ज़्यादा है और उसका नियंत्रण करने के लिए और ज़्यादा सख्ती की ज़रूरत है, इसलिए इस टारगेट को बढ़ाया जा सकता है। जबकि कुछ पक्षों का कहना है कि इसे कम कर दिया जाए तो बाजार में ज़्यादा पूंजी छोड़ने की संभावना बनती दिखाई देगी। और इसके अलावा आरबीआई ने यह भी जानने की कोशिश की है कि कोई रेंज तय की जाए, नए तरीके की रेंज में इसको मेंटेन किया जाए या स्पेसिफिकली 4% पर ही रखा जाए। यह भी एक दुविधा की बात है कि 4 से 5% की रेंज हो, 3 से 4% की रेंज महंगाई की हो, या कहीं इसे और रखा जाए। ये देखने की बात होगी। ये बड़े बदलाव हैं, इन पर चर्चाएं शुरू हो रही हैं और आने वाले एमपीसी की मीटिंग से पहले शायद इस पर कुछ मसौदे में संभावना बनेगी और अगली बैठक में इस पर आरबीआई की तरफ से संकेत आएंगे। जी, इस बीच प्राइवेट गाड़ियों के लिए लॉन्च हुए सालाना टोल पास से टोल ऑपरेटर्स को जो नुकसान होगा 3 महीने के लिए सरकार उसकी भरपाई करेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसकी जानकारी दी। सरकार ने प्राइवेट गाड़ियों के लिए 3,000 रुपये का सालाना पास लॉन्च किया है, जो कि 15 अगस्त से लागू है। इसके जरिए सालाना 200 टोल नाके पार हो सकेंगे। सर, इस कदम की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस कदम से सरकार करना क्या चाहती है? विपुल जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार ये घोषणा करके अति उत्साह में उलझ गई है 3 महीने के लिए, क्योंकि टोल ऑपरेटर्स जितने भी हैं उन्होंने शिकायत करनी शुरू कर दी है कि इस रियायत से उन्हें नुकसान होगा। अब यह बड़ा अजीब सी परिस्थिति है कि पहले सरकार टोल बढ़ाती है और टोल हर साल 10% की गति से टोल बढ़ा रही, उन्हीं सड़कों के ऊपर जो सड़कें बन चुकी हैं जिनके लिए टैक्स भी लिया जा चुका है। उसके बाद जब दबाव बनता है तो फास्टैग में थोड़ा डिस्काउंट दे देती है, उस डिस्काउंट से ऑपरेटर्स को नुकसान होने लगता, तो फिर उन्हें वापस सब्सिडी देकर उस नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये बात कुछ थोड़ी सरकार कहीं उलझी हुई इस पूरे मामले में। बेहतर ये होता कि शायद अगर टोल की दरें नियंत्रित रखी जाती, उन्हें कम रखा जाता तो ये सारी समस्याएं किसी स्थिति में नहीं आती। लेकिन अब ये एक नए किस्म की सब्सिडी है जो सरकार की अपनी ही नीति से आ रही। पहले सरकार ने आगे बढ़कर रियायत दी और उसके बाद फिर वो पीछे से टोल ऑपरेटर्स को सब्सिडी देगी। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सड़क परिवहन में हमने ये देखा है कि पिछले 10 सालों में भारत में प्राइवेट सेक्टर की रुचि बेहद सीमित रही है। कंपनियां प्रोजेक्ट लेने के बाद छोड़कर निकल गई हैं। सड़कें अभी भी नुकसान में हैं, घाटे में, निचाई की सड़कें भी घाटे में, उनको बेचने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो उपभोक्ताओं को दी गई रियायत है वो निवेशकों का मिजाज और मूड खराब कर सकती है। जी, इस बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को सरकार की तरफ से मिलने वाली किसी तरह की राहत का फैसला अब प्रधानमंत्री कार्यालय करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन का प्रस्ताव पीएमओ को भेज दिया है। इस खबर के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में वोडाफोन के शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। सर, बड़ी अटकलें रहीं, बाजार जब बंद होने के कगार पे था 2:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, 2 से 2:30 के बीच में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिला और एक समय 10% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली वोडाफोन में। क्या वाकई में वोडाफोन को राहत मिल पाएगी? नैतिक रूप से कठिन फैसला है सरकार के लिए, क्योंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ कह चुकी है और यह बात वहीं घूमकर वापस आ रही। पीएमओ को भी गया हो तो पीएमओ के लिए भी फैसला लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि वोडाफोन पर 83,000 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी है सरकार को एजीआर की, जिसमें 18,000 करोड़ रुपए की देनदारी उसे अगले साल मार्च में चुकानी है। और अगर उसको चुकानी पड़ी तो कंपनी तो वैसे ही संकट में है, समस्या में होगी।
सरकार क्या कर सकती है? सरकार इसकी देनदारी डिफर कर सकती है या कुछ रियायत दे सकती है। चूंकि एक बड़ी रियायत इस मामले में दी जा चुकी है और उसके बदले वोडाफोन पार्शियली सरकारी कंपनी हो गई, सरकार की उसमें हिस्सेदारी हो गई है, तो अब चीजें उलझ गई हैं। ये चीजें ध्यान रखना जरूरी है कि वोडाफोन के लिए स्पेशल एक बार और रियायत देने से पहले सरकार को 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में और भी टेलीकॉम ऑपरेटर यही मांग लेकर जा चुके हैं कि उनके ऊपर जो एजीआर की बकायदारी है उसके बदले भी सरकार उनमें अपनी हिस्सेदारी ले ले, और सरकार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है। तो इसलिए यह दुविधा वाली परिस्थिति है। कोई दूसरा रास्ता, कोई नया विकल्प सरकार को वोडाफोन को बेल आउट करने के लिए निकालना होगा, और नहीं तो कंपनी गहरे संकट में होगी। बाजार तो चूंकि वोडाफोन के खबरों पर, जरा सी खबरों पर तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वोडाफोन मार्केट का सबसे आकर्षक पेनी स्टॉक है, तो इसमें तेजी से बढ़ोतरी होती है जब भी कुछ थोड़ी चीजें होती हैं। सरकार की दुविधा भी है कि वो वोडाफोन को बंद नहीं होने देना चाहती, क्योंकि एक और ऑपरेटर बाजार से खत से चला जाएगा। वैसे भी बाजार में डुओपली है, 2 बड़े ऑपरेटर्स हैं, लेकिन उसको उबारने का कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। इस तरीके के बेल आउट देने से तो फिर एक गलत नज़ीर पड़ेगी, और बाकी ऑपरेटर्स भी फिर इसके लिए आगे आएंगे। कई सारे मीडिया हाउसेस ने जब जैसे ही खबर चलाई गवर्नमेंट में /AGR ड्यूज फॉर आइडिया, बस शेयर में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन सर, क्या वाकई में सरकार अगर राहत देती है और राहत पैकेज मिलता है तो क्या वोडाफोन खड़ी हो पाएगी? जिस तरह की स्थिति, आर्थिक स्थिति बनी हुई है वोडाफोन को लेकर, पहली चीज तो है कि जितने जो संकेत हैं उस हिसाब से जैसा राहत पैकेज पहले दिया गया था वैसा देना तो सरकार के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये फिर बाकी ज्यादा कई सारे उद्योगों में समस्या पैदा करेगा। कई जगह सरकार लाइसेंस फीस लेती है, स्टाम्प ड्यूटी लेती है, अलग अलग तरीके की फीस लेती है। बहुत जगह कंपनियां कहना शुरू करेंगी हमसे पैसा नहीं चुकाया जा रहा, ये हमारी 15% 10% इक्विटी ले लीजिए और सरकार की इक्विटी हो जाएगी, तो अच्छी बात है। तो ये तो फिर ये मतलब ये सरकार अपने ही इस फैसले में बुरी तरह उलझ जाएगी, और उलझ गई ही है। तो कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। इसके बाद भी विपुल, इस बात की गारंटी नहीं है कि वोडाफोन रिकवर कर जाएगी। देखिए, 18,000 करोड़ रुपए की देनदारी तत्काल टालने की कोशिश है। अभी पिछले 6 महीने के भीतर वोडाफोन ने तमाम कोशिशों के बाद भी ना तो किसी बड़े बैंकर से लोन लेने में सफलता हासिल की, ना किसी ने कंपनी की देनदारी बढ़ाई। कंपनी को बाद में यह कहना पड़ा कि वो अपने आंतरिक स्रोतों से चलाने की कोशिश करेगी। तो बाजार की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो हाई प्रीमियम का सब्सक्राइबर्स हैं, जो 300 रुपए के आसपास का आरपू देते हैं, से ऊपर का आरपू देने को तैयार हैं, खर्च करने को तैयार हैं, वो वोडाफोन के ग्राहक नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बेल आउट के बाद भी वोडाफोन को प्राइस तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, टैरिफ तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, क्योंकि टैरिफ बढ़ाए बिना कंपनी का रिटर्न और आरपू बेहतर नहीं होगा। तो बड़ी उलझी हुई सी परिस्थिति है। सरकार भी ये जान रही है कि कितना पैसा इस कंपनी में डाला जाए अगर ये चलने की स्थिति में नहीं रहेगी। तो आज यही बात सर, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे शेयर बाजार को लेकर के एक्सपर्ट के साथ, तो ये कहना था कि अगर वोडाफोन को राहत दी जाती है तो फिर भारती की तरफ से पहले भी कहा गया, फिर बात आएगी, और इसी बात को लेकर के उन्होंने भारती हेक्साकॉम पे रिकमेंडेशन दी और उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। तो क्या इस बात की भी संभावनाएं हैं कि अगर वोडाफोन को कोई राहत दी जाएगी तो बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी ये चाहेंगी कि उनके साथ भेदभाव ना हो और उनको भी वो राहत दी जाए? ये तो फिर बड़ा फैसला है। सरकार अगर सारे एजीआर डेफर कर दे, माफ कर दे, तो टेलीकॉम कंपनियों के स्टॉक्स तो खैर भागेंगे ही टेलीकॉम कंपनियों पर। तब ये भी दबाव बनाया जा सकता है कि जो बार बार टैरिफ बढ़ा रही है उसको कम कर दे। अभी ही देखिए, एंट्री लेवल प्लान 300 रुपए का कर दिया जियो और एयरटेल ने। भारत में तो 20% की बढ़ोतरी तो देखते देखते हो गई एक रात में ही, जो बेसिक लोग थे। तो ये तो ये अपनी ही नीतियों में उलझी हुई सरकार है। देखिए, सरकार ने पहले महंगा स्पेक्ट्रम बेचा, कंपनियों को महंगा स्पेक्ट्रम दिया, फिर कंपनियों ने स्पेक्ट्रम को बैंक्स को दिखाकर भारी बारोइंग कर ली। बारोइंग करने के बाद कंपनियों ने कहा कि अब भी मैं इसका पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब आप इसमें सरकार से रियायत की मांग की जाने लगी। तो ये खुद सरकार का अपना ही बनाया हुआ चक्रव्यूह है। पहले एक चीज महंगी बेचना, फिर उस पर महंगी लाइसेंस फीस लगाना, फिर कंपनियों को बेल आउट देना। और ये भारत के टेलीकॉम सेक्टर की ऐसी स्थिति है जो पिछले 20-25 साल से आप हर 10 साल बाद ऐसा होते देखते हैं कि सरकार के स्पेक्ट्रम का पैसा कंपनियां नहीं चुका पाती और फिर उनको क्राइसिस में बेल आउट दिए जाते हैं। बिल्कुल। अगली खबर पर चलें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप जानना चाहते हैं भारती हेक्साकॉम, भारती एयरटेल या वोडाफोन आइडिया में भी क्या करें, तो खबरों के खेल जो हमारा सेगमेंट 5 बजे अपलोड हुआ है उसको आप जा करके एक बार देख सकते हैं और वहाँ पर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसे सुन सकते हैं। इस बीच अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। रियल मनी गेमिंग पर रोक के लिए आ रहे कानून से सरकार को राजस्व का नुकसान तो होगा, लेकिन इस तरह की गेमिंग से लोगों को होने वाला नुकसान रुक सकता है। खुद सरकार ने बताया कि देश में रियल मनी गेमिंग के लगभग 45 करोड़ यूजर्स हैं,
जिन्हें सालाना 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कानून का बिल संसद से पास हो गया है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा। सर, आखिर में ये जो कानून आ रहा है, इसका लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और कितना नुकसान जो है इससे होगा? बिल्कुल, बड़ा अजीबोगरीब परिस्थिति है। इस पर मैं बाद में आऊंगा कि सरकारें कैसे काम करती हैं, वो ये उसका उदाहरण है रियल मनी गेमिंग। और एक दूसरा उदाहरण जो सेबी करने जा रही है, इसे देखते हैं। पहले देखिए कि सरकार ने इन कंपनियों को लाइसेंस दिए थे, इन पे टैक्स लगाया था, इन पे को काम करने की इजाजत दी थी। जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से केवल जुए की लत के कारण रिपोर्टेड 32 आत्महत्याएं हुई। हालांकि इतनी आत्महत्याओं के बेस पर इसे वापस लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि भारत में आत्महत्याएं तो किसानों की भी हो रही, बाकी भी हो रही। समस्या सबसे बड़ी क्यों इसे वापस लेने की हुई? सरकार को भी टैक्स मिल रहा है, रेवेन्यू भी मिल रहा है, निवेश भी आया, एफडीआई भी आया। मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे बड़ी समस्या थी सरकार के पास कि ये सारी की सारी गेमिंग कंपनियां ऑफशोर काम कर रही थी और इनके साथ मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर मुद्दे बने हुए थे, जिन्हें सरकार रोक नहीं पा रही थी। अगर आप पिछले 1 साल से 1.5 साल से रियल मनी गेमिंग को, इन कंपनियों के कामकाज को करीब से देख रहे हो, तो तमाम बार छापे पड़ना, टैक्सेशन के डिस्प्यूट, बहुत सारे डिस्प्यूट आए थे। और चूंकि इन कंपनियों के साथ अब नैतिक मामले बड़े हो गए थे कई जगह से ये आरोप सवाल उठने लगे थे कि भारत के अधिकांश लोग इस जुए के कामों में काम कर रहे हैं। 45 करोड़ लोग इसमें ये खेल रहे हैं। तो इस वजह से सरकार को इसे वापस लेना पड़ा। पर ध्यान से देखिए कि जो प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनियां हैं, ड्रीम 11, गेम्स 24/7, MPL, पोकर बाजी, विंजो, जंगली, इन कंपनियों पर अब सीधा असर होगा। करीब करीब विपुल जी $23 बिलियन का वैल्यूएशन था रियल मनी गेमिंग सेक्टर का, जो सरकार ने अपने सामने बनने दिया। 400 के आसपास कंपनियां बंद हो सकती हैं, उनको अपना कामकाज बंद करना पड़ेगा, अरबों का नुकसान होगा। 25,000 करोड़ रुपए का तो विदेशी निवेश यहां आया। किस बड़ी कंपनी ने भारत में रियल मनी गेमिंग में निवेश नहीं किया? और अगर ये जुआ था तो ये निवेश क्यों होने दिया गया? $3 बिलियन का निवेश आया। टाइगर ग्लोबल का, सिकोकिया का, एक्सेल का नजारा टेक का IPO आया। लोगों से कहा गया कि कंपनी रियल मनी गेमिंग में जाएगी, निवेश करिए, इसमें पैसा लगाइए। 2 लाख नौकरियां हैं, बंद होने से नौकरियां खत्म होंगी और सरकार को तो खैर 20,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हर साल GST और टैक्स के तौर पर होगा। तो ये हमें बताता है कि सरकारें किस तरह से फैसले लेती हैं, उनकी नीतियों में कितनी अनिश्चितता होती है। इन्हीं कंपनियों को आपने सक्सेस स्टोरी बताया था 1 साल पहले कि भारत में जो स्टार्टअप की क्रांति आ रही, उसमें गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो हो रही। और अब सरकार को मजबूरी में सब कुछ बंद करना पड़ा। जो ह्यूज लॉस हो रहा है चारों तरफ से, उसमें निवेशकों को कितना मार्केट में लॉस हुआ, जो गेम नहीं भी खेलते, जिन्होंने स्टॉक्स ले रखे थे, वो उसमें शामिल है। तो ये सरकार की जो नीतियों की अनिश्चितता है या दूरदर्शिता की कमी, हम कहेंगे कि दूरदर्शिता नहीं होना, उसका नतीजा ये रियल मनी गेमिंग है, जो पहले आया और अब लोगों का भारी पैसा लेके डूब रहा है। बिल्कुल। लेकिन सर, इस जो कदम उठाया गया, इससे भारत की नीतियों को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है? आखिर में जिस तरीके से इस पूरे मामले को पहले होने दिया गया, फिर अब इसको लेकर कानून लाया जा रहा है, ये जो अनिश्चितता दिखती है ना नीतियों में, क्योंकि छोटा मोटा सेक्टर नहीं था। आपने किसी को भी इनको लीगल बनाया गया था, इनके IPO लाने की छूट दी गई थी, इन पर टैक्स लगाया गया था, इन पर GST लगाया गया था और ये खुलकर भारत में हो रहा था। अब भारत का जोखिम है कि आपने एक बार इसको ओपन कर दिया, फिर इसको बंद कर दिया। यहां से जो बड़ा रिस्क है कि अब ऑफशोर एप्स इंडिया में काम करने लगेंगे, क्योंकि रियल मनी गेमिंग ऐप तो दुनिया में है। अब वो चोरी छिपे भारत में आएंगे, फिर उनके एप्स के डाउनलोड्स को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये काम बंद होगा तो बाकी लोग जिनको जो इस तरीके की जुए खेलने की सुविधा देने वाले बाकी प्लेटफॉर्म हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि सरकारें इस दूरदर्शिता के लिए ही चुनी जाती हैं ना, उन्हें ये देखना होता है नीति बनाने से पहले कि आगे भविष्य में इस नीति का असर क्या होगा। एक पूरा सेक्टर आपने ग्रो करने दिया, उसमें पैसा आने दिया, निवेश आने। आपको विपुल जी आश्चर्य होगा कि जिन कंपनियों ने इसमें $3 अरब के आसपास का निवेश किया, उनको सबको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा अपना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये पैसा तो उनका पूरी तरह से डूब जाएगा। तो ये बताता है कि हमारी नीतियों में किस तरह से स्थिरता या दूरदर्शिता की गहरी कमी है। जी। एक और महत्वपूर्ण खबर, और ये सेबी से जुड़ी हुई है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर लगाम लगा सकती है। खुद सेबी चीफ ने कहा कि इसको लेकर के परामर्श पत्र जारी होगा।
हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि परामर्श पत्र ये कब आएगा इसके बारे में अभी तक नहीं बताया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी भागीदारों से राय के बाद ही सेबी परामर्श पत्र जारी करेगी। सर, इस पर हम लोग कल चलते चलते थोड़ी सी हल्की सी बातचीत की थी, लेकिन F&O पर सख्ती के क्या कुछ फ़ायदे, क्या कुछ नुकसान आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, फायदा भी सेबी को पता है, नुकसान भी सेबी को पता है। सेबी की एक रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में 90% F&O ट्रेडर नुकसान में रहते हैं। छोटे निवेशकों को इसकी लत लग गई। गौर से देखें विपुल जी, तो पिछले 24 घंटे में भारत में जो दो सबसे ज्यादा स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज थी उन पर अचानक क्रैकडाउन हुआ है। एक स्पेकुलेशन था रियल मनी गेमिंग का और दूसरा था F&O का। और अक्सर आप अगर चर्चा में देखें तो आसपास आपको पता चलेगा कि भारत के अधिकांश यूथ इन दो में से कोई एक काम कर रहे होते थे, या तो वो रियल मनी गेमिंग कर रहे होते थे या F&O ट्रेडिंग कर रहे होते थे। सेबी की दुविधा वही है, लेकिन सेबी अब ऐसा लगता है कि शायद वो वीकली एक्सपायरी बंद करने की तैयारी करेगी। सेबी की दुविधा ये है कि एक्सचेंजेस को बड़ा नुकसान होगा। 95% के आसपास डेरिवेटिव्स का कार्य का जो एनएसई संभालता है, एनएसई को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ट्रांजैक्शन शुल्क की लॉस होगी। जो वीकली ऑप्शंस करीब करीब 60 से 65% वॉल्यूम मार्केट में बनाते हैं, इनमें 20 से 35% की कमी आएगी। एनएसई की इनकम में बड़ी गिरावट होगी जिसका असर एनएसई की अपनी कारोबारी योजनाओं पर पड़ेगा। लंबे समय में बीएसई का मार्केट शेयर और भी कम हो सकता है, इस बात का खतरा है। दोनों एक्सचेंजों पर असर होगा, पर बीएसई पर थोड़ा ज्यादा असर होगा। अच्छा, रिटेल ब्रोकर्स की आय करीब करीब 60 से 70% आय इसी ऑप्शन ट्रेडिंग से आती है, उनके लिए भी बड़ा नुकसान है। टैक्सेशन का जो भारत में जो नए ऐप आए, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स, इनके लिए सबसे खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि जब एक्सपायरीज की टाइम बढ़ेगा तो ट्रेडिंग आमतौर पर कम होना शुरू होगी, और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यूएशन है वो भी कम होगी, ब्रोकरेज में कमी आएगी। ये सारी चीजें सेबी को पता हैं, लेकिन इनके सबके ऊपर एक आंकड़ा भारी पड़ता है, और वो आंकड़ा भारी पड़ता है कि क्या वीकली फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी तरह सट्टेबाजी में या जुए में बदल चुका है, क्योंकि इसमें 90% लोगों को नुकसान हो रहा है जो सेबी कह रहा है। और अगर सेबी उस तरफ देखता है तो इथिकली फिर इसे जारी रख पाना मुश्किल होगा। सबसे ज्यादा बड़ा जो ट्रिगर आया था वो जैन स्ट्रीट का स्कैम था, उसके बाद ये तो अब संभावना ये है कि सेबी इसके बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। पर संकेत ऐसे हैं विपुल जी कि शायद वीकली एक्सपायरी लंबे समय तक सेबी जारी रखने में अब मुश्किल महसूस कर रहा है। मुश्किल महसूस कर रहा हूँ। कल इसकी वजह से हमने देखा बीएसई में काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई थी, 7.5-8% तक की, और आज हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, 2 रुपये बढ़कर के बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन आज एक हमारे दर्शक की सर टिप्पणी बड़ी शानदार थी। उन्होंने कहा कि पांडे जी की लात सीधे मेरी कमर पर पड़ी है। उनका सवाल बीएसई को लेकर के था और उनको लॉस हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने टिप्पणी की। इस बीच अगली खबर महत्वपूर्ण, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मांग के बावजूद चीन ने अमेरिका से सोयाबीन लगभग रोक दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका से सोयाबीन खरीद के लिए सितंबर और अक्टूबर के लिए किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। उल्टे चीन महंगे दाम पर ब्राज़ील से सोयाबीन खरीद रहा है। इधर भारत पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी चीन ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। चीन ने भारत पर टैरिफ को नाजायज़ बताया है। चीन ने भारत को लेकर ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब भारत ने चीन के साथ व्यापार के लिए रास्ते खोलने शुरू किए हैं। 3 दिन पहले ही भारत ने चीन के साथ व्यापार के लिए लिपुलेख पास, शिपकी पास और नाथुला पास के रास्ते खोल दिए हैं। सर, भारत और चीन के बीच जो बैठकें हुई हैं उनके भीतर क्या हुआ ऐसा? बेहद दिलचस्प है। हमको ये पता चला, ज़्यादातर लोगों को ये सुर्खियों में पता चला कि चीन ने भारत के लिए रेयर अर्थ की और टनल बोरिंग मशीन्स की और फर्टिलाइजर्स की आपूर्ति सामान्य कर दी। पर भारत ने इस पहली मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री के साथ काफ़ी कुछ बदल दिया। 2019-20 के बाद पहली बार भारत ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए चीन के साथ ट्रेड के लिए, शिपकी, लिपुलेख और नाथुला वाले, जो कि 2019-20 के बाद बंद थे। ये बहुत बड़ा चेंज है भारत के डिप्लोमेटिक नज़रिए में चीन को लेकर, वो भी खास तौर पर जबकि 2 महीने पहले चीन और पाकिस्तान के रिश्तों और भारत पर के साथ जो संघर्ष हुआ था उसमें चीन की पाकिस्तान के लिए सपोर्टिव भूमिका थी। और देखिए, चीन के विदेश मंत्री उसके बाद पाकिस्तान से भी बात करने गए। दूसरी चीज है कि डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई। तो भारत अब इस कोशिश में है, या चीन इस कोशिश में है कि चीन एक नए तरीके की कूटनीतिक बिसात बिछा रहा है, जिसमें वो एक तरफ से
अमेरिका के साथ थोड़ी सख्ती के साथ, ताकत के साथ अपनी गर्दन ऊंची करके ट्रेड डील कर रहा है, जिसमें अपनी शर्तों पर उसे वो ट्रेड करने के लिए बाध्य कर रहा है, और दूसरी तरफ एक रीजनल मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। उसे चाहे ब्रिक्स का मार्केट कह लीजिए, चाहे उसे आप आरसेप का मार्केट कह लीजिए, आसियान का मार्केट कह लीजिए। तो उस पूरी प्रक्रिया में भारत की दुविधा यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हैं, तो भारत को अभी निकटता चीन के साथ बढ़ानी पड़ रही है। और इसलिए देखिए, पहली बैठक में चीन ने काफी कुछ हासिल किया भारत से। ये रास्ते खुलवाए, डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हुई, और स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया कि भारत और चीन के रिश्ते अब वैसे बिल्कुल नहीं रहे जैसे कि आज से कुछ महीने पहले होते थे। और उसके बाद चीन ने यह बयान दिया कि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए हैं वो गलत है। जी सर, लेकिन यहाँ पर मतलब एक तो चीन ने, हमने देखा कि भारत के पक्ष में बयान दिया, बड़ी बात थी। दूसरी तरफ ब्राज़ील से भी महंगा सोयाबीन वो खरीद रहा है। ब्रिक्स देशों को लेकर के अभी चीन की स्ट्रेटजी, चीन की रणनीति क्या दिखाई दे रही है आपको? इस रणनीति में दो पेच हैं। देखिए, ब्रिक्स अगले साल भारत को उसकी अध्यक्षता मिलने वाली है, जो कि घोषणा हुई थी पिछले दिनों जब ब्राजील में सम्मेलन हुआ था। पर ब्रिक्स अंततः तो चीन के नियंत्रण में है। चीन ब्रिक्स के देशों की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है और सबसे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर भी है और इंपोर्टर भी है ब्राजील के लिए। तो चीन ने ब्राजील को संभालने की कोशिश की, क्योंकि ब्राजील और अमेरिका के रिश्ते खराब हैं। भारत को ग्रैब करने की कोशिश की, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब हैं। और रूस तो खैर चीन पर अधिकांश रूप से निर्भर ही है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में है, तो रूस उसको मदद भी कर रहा है। तो चीन की पूरी कोशिश यह है कि ब्रिक्स की अर्थव्यवस्थाओं को अपने नियंत्रण में लिया जाए। उन्हें जो इस समय अमेरिका से नकारात्मक या चुनौतीपूर्ण संबंधों का नुकसान हो रहा है, उसका लाभ लिया जाए उनके बाजारों में पहुंचने के लिए। तो उसी कोशिश में उसने सोयाबीन खरीदना शुरू किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं। एक हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से कहा था कि वो अमेरिका का सोयाबीन खरीदें, लेकिन चीन के अपने संकेत हैं, क्योंकि जब तक ट्रेड डील नहीं हो जाती, जिस पर आधिकारिक स्तर की वार्ता चल रही है, चीन इसी तरह अमेरिका की आर्म ट्विस्टिंग करता रहेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप बाकी दुनिया के देशों की कर रहे हैं। पर यहाँ एक बेहद अजीबोगरीब परिस्थिति भारत के लिए खासतौर पर है, क्योंकि ब्रिक्स में जितना चीन का प्रभुत्व बढ़ता जाएगा, जो बढ़ ही रहा है, दिख ही रहा है, उतना ही युआन का प्रभुत्व भी बढ़ेगा। देखिए, चीन ने अचानक क्रिप्टो से अपनी जिद छोड़कर तुरंत स्टेबल कॉइन लाने की तैयारी शुरू कर दी। चीन की स्टेट काउंसिल स्टेबल कॉइन की तैयारी कर रही है। शंघाई को डिजिटल युआन का बेस बनाया जाएगा। चीन के लिए मौका है कि डॉलर के पैरेलल पूरी एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में युआन को स्थापित किया जा सके। और यही भारत की सबसे बड़ी दुविधा शुरू होती है, क्योंकि चीन आने वाले दिनों में भारत से आयात में, निर्यात में युआन की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगा। भारत की उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या भारत चीन के साथ युआन में ट्रेड करेगा? क्योंकि रशिया युआन में ट्रेड कर रहा है। ये हमें आने वाले समय में देखना होगा। अब यहाँ पर सर, भारत के लिए ब्रिक्स के अंदर सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप? भारत की सबसे बड़ी चुनौती है कि चीन के प्रभुत्व को संतुलित करना ब्रिक्स में। और चीन का प्रभुत्व इसमें काफी बड़ा है ब्रिक्स के भीतर, क्योंकि चीन बड़ा इंपोर्टर भी है। ब्राजील जैसी कमोडिटी इकोनॉमी है जिसे चीन के बाजार की जरूरत है। रूस एक कमोडिटी इकोनॉमी है जो अपनी कमोडिटी चीन के बाजार में दे रहा है, तो चीन उनको बाजार उपलब्ध करा रहा है। और बाकी एक भारत जैसी अर्थव्यवस्था है जिसे चीन के कच्चे माल की जरूरत है। तो चीन ब्रिक्स के केंद्र में है, और भारत को ये कि कूटनीति को कुछ इस तरह से अपने आप को स्थापित करना होगा कि वो चीन के पूरे प्रभुत्व में ना आ जाए। भारत की व्यापार, भारत की आर्थिक नीति चीन के पूरे प्रभुत्व में ना आ जाए, जिसका रिस्क हमें आगे आने वाले समय में आता दिखाई दे रहा है अगर अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए अब चीन की अगली रणनीतियों पर निगाह रहेगी, और आने वाले समय में निवेशकों को अब केवल डॉलर और रुपए के पेयर को नहीं, युआन और रूपी के पेयर पर भी अपनी निगाह रखनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में बात करते हैं, भारत और रूस। जी हाँ, भारत और रूस एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान कुछ समझौते भी हुए हैं। 2 दिन पहले ही रूस ने कहा था कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट को होने वाले नुकसान की भरपाई रूस अपने यहाँ भारत से इम्पोर्ट बढ़ा करके कर सकता है। सर, रूस की अर्थव्यवस्था की अभी की वास्तविक स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? क्या वो मतलब इतने अवसर देने की स्थिति में है?
और देखिए उत्साह में और रिश्तों में आपको को रूस का के जो प्रतिनिधि उनका बयान उत्साही है समर्थन के लिए, लेकिन थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए। रूस की अर्थव्यवस्था की आर्थिक की स्थिति और खासतौर से अब मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है और इसे हम करीब से समझते हैं तो आपको वास्तविकता समझ में आएगी। 2023-24 तक युद्ध के लिए उत्पादन करने के कारण, वार जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी है, युद्ध के लिए उत्पादन करने के कारण रूस की अर्थव्यवस्था में हमने बढ़ोतरी देखी थी, ग्रोथ देखी थी। लेकिन 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी में करीब 60 बेसिस पॉइंट की कमी आई है, जो 2022 के बाद पहली गिरावट है। आईएमएफ ने 2025 के लिए जीडीपी की ग्रोथ के अनुमान को 4% से घटाकर, सीधे 4% से घटाकर 1% से नीचे कर दिया है। रूस में जो नॉन डिफेंस सेक्टर है, चूंकि लंबा युद्ध हो गया 2022 से चलते हुए, तो डिफेंस के अलावा रूस में और कुछ नहीं हो रहा, कोई औद्योगिक गतिविधियां नहीं, सब कुछ आर्मी और डिफेंस में जा रहा है क्योंकि युद्ध लड़ना है। तो जैसे ट्रेड है, रियल एस्टेट है, मनोरंजन है, ये सारे बिजनेसेस सिकुड़ रहे हैं। रूस का सॉवरेन वेल्थ फंड जो काफी बड़ा हुआ करता था, डिप्लीट हो गया है, खत्म हो गया, उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका है। सरकारी अधिकारी कह चुके हैं अलग अलग फोरम्स पे कि युद्ध से के कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो टूट रही है, औद्योगिक उत्पादन भी रुक गया है, श्रमिकों की भी कमी है, इनकम भी घट रही है। आपको पता होगा कि रूस दुनिया में आर्थिक असमानता में सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता वाला देश है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में दुनिया में जो बड़े देश सबसे ऊपर, उनमें उन देशों में भी सबसे ऊपर रूस है। महंगाई है और इसके अलावा प्रतिबंध है, तो प्रतिबंधों के कारण बहुत सारी तकनीकें, बहुत सारा उत्पादन नहीं आ पा रहा है। रूबल काफी अस्थिर है, काफी उतार चढ़ाव में है, और चूंकि कई सारे प्रतिबंध हैं तो इसलिए चीन के साथ बार्टर करना पड़ रहा है। अभी हाल में ही पिछले हफ्ते एक खबर थी कि चीन के एक इंजन निर्माता ने रूस को इंजन बेचे और उसके बदले उसे डॉलर मिलने की संभावना नहीं थी, तो उसके बदले उसने स्टील और एल्युमिनियम लिया। तो रूस की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है इस समय जो कि भारत के उतने निर्यात पचा सके जितना नुकसान उसे अमेरिका के बाजार से हो रहा है। ये वास्तविकता है। अब सर, अगर हम बात करें कि रूस के अंदर भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कहाँ पर कितने अवसर, कितनी चुनौतियाँ? देखिए विपुल, अभी भारत और रूस का व्यापार करीब $60 बिलियन के आसपास है। इसमें मैक्सिमम भारत का इंपोर्ट है, जो ऑयल का इंपोर्ट करता था, और इसके अलावा कुछ फर्टिलाइजर और बाकी चीज़ों का इंपोर्ट है। भारत से थोड़ा बहुत दवाएं और कुछ सामान एक्सपोर्ट होता है, जो कि रूस की इकोनॉमी में सीमित चीज़ें हैं। लक्ष्य है कि इसको $100 अरब तक पहुंचाया जाएगा, जैसा कि कल बातचीत हुई मास्को में भारतीय प्रतिपक्ष के बीच में। रुपये और रूबल में व्यापार होगा। बाकी एक यूरेशियन फोरम है, उसके साथ एफटीए की तैयारी चल रही है। लेकिन दो महत्वपूर्ण चुनौतियां भारत के लिए हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती है कि रुपये और रूबल में कोई मेल नहीं है, दोनों मुद्राएं बड़ी बेमेल हैं। और आपको याद होगा कि रूबल में जो रुपये और रूबल का ट्रेड भारत ने दोबारा शुरू किया था युद्ध के बाद, और तेल लेना शुरू किया था, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी विवाद हुए थे। बल्कि रूस के विदेश मंत्री ने भारत आकर कहा था कि भारत जो रुपए में भुगतान कर रहा है उसका हम क्या करें, रुपया तो कहीं नहीं जाता है। फिर उसके लिए भारत में ही निवेश करने की तैयारी शुरू की गई। तो रुपया और रूबल में मुद्रा बेमेल है। रूबल बेहद कमज़ोर मुद्रा है, रुपए से भी ज़्यादा कमज़ोर मुद्रा है। तो भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा मुश्किल है उसमें कारोबार करना। दूसरा, भुगतान में काफ़ी देरी है क्योंकि डॉलर मिलता नहीं है। तो भारत के लिए दुविधा ये होगी कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, कहीं पीछे रास्ते से युआन इसमें आएगा खेल में, कि चाइनीज युआन में पेमेंट लिया जाए। आपको याद होगा एक बार पूरी विवाद हुआ था जब रूस ने कहा था कि अगर भारत को अपने तेल का पेमेंट करना तो युआन में कर सकता है, जिसको भारत ने उस समय नकार दिया था कि उस समय भारत और चीन के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय कंपनियां अगर बहुत खुलकर रूस को निर्यात शुरू करती हैं तो उन्हें पश्चिमी बाजारों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रूस के साथ भारत के रिश्तों में सिर्फ अमेरिका ही एक बाधा नहीं है, यूरोपियन यूनियन और ज़्यादा आक्रामक है। तो भारतीय कंपनियां वहाँ कारोबार बढ़ाएंगी तो उन्हें फिर उस प्रतिबंधों का सामना यूरोप के बाजारों में भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रूस में मंदी है तो संभावनाएं सीमित हैं, लेकिन चूंकि अब अमेरिका का निर्यात जा रहा है तो भारत नए नए बाजार खोजने की कोशिश कर रहा है। रूस उसमें थोड़ी बहुत मदद भारतीय निर्यात को कर सकता है, लेकिन जोखिम काफ़ी ज़्यादा है रूस के साथ अभी ट्रेड करने में। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल कर के आई और इसी के साथ कार्यक्रम जो है वो अब समाप्त करने का वक्त हो गया है। लेकिन जाने से पहले वीकेंड की तैयारी क्या कुछ की गई है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दें। और सबसे पहले जानकारी देंगे अर्थम के बारे में। सर, इस बार के अर्थम में क्या कुछ खास रहने वाला है? इस बार का अर्थम आप जरूर देखिए, क्योंकि आप इस बात से बहुत उत्साहित हैं कि भारत में जीएसटी में कटौती होने वाली है, 2 स्लैब जाने वाले हैं। बहुत जगह तो कारों की कीमतें भी लोगों को शेयर कर दी गई हैं कि कौन सी कार कितनी सस्ती होगी, कौन सी बाइक कितनी सस्ती होगी। ये
ये सारी जो घोषणा जो कि प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण के बाद बननी शुरू हुई, हम इसकी गहराई में जाते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये सब होगा कैसे? सरकार को जीएसटी में रियायत के लिए कौन कौन से बड़ी चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी, हो भी पाएगा कि नहीं, तरीका क्या होगा, राज्य सरकारें तैयार होंगी कि नहीं, और इससे पहले जो मुहिम चली थी उनका इस व्यवस्था में क्या हुआ, विस्तार से इस बार जानिए कि क्या वास्तव में दिवाली पर आपको वो तोहफा मिलेगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। जीएसटी की दर में कमी होनी चाहिए, पर क्या सरकार के पास ऐसी स्थिति है जिसमें वो ये रियायत दे पाए, या फिर टोकन में कॉस्मेटिक रियायतें आएंगी? विस्तार से इस बार जीएसटी के भीतर हम आपको ले चलेंगे। भारत में जीएसटी घटने वाला है। आपके मुंह में घी, शक्कर, चॉकलेट, मिठाई जो भी आप पसंद करते हैं वो सब कुछ, लेकिन हकीकत इतनी आसान और इतनी मीठी नहीं है। जीएसटी को में बदलाव करने में सरकार को सर के बल खड़े होना पड़ेगा। जिस तरीके के बदलावों की तैयारी की जा रही है उन पर तो अभी पिछले 5 सालों में चर्चा भी नहीं हुई है। राज्य कैसे राजी होंगे? 5 और 18% के स्लैब में क्या क्या होगा? क्या वास्तव में 5 और 18% के 2 स्लैब से आपके रोजमर्रा की जिंदगी में की महंगाई कम होगी? इन सारे सवालों का जवाब इस बार के अर्थम में हम विस्तार से जाएंगे जीएसटी की व्यवस्था के भीतर और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बदलना चाहिए और उस बदलने में कौन कौन सी बाधाएं हैं। ये बात तो रही अर्थम को लेकर के। इसके अलावा इस पूरे हफ्ते क्या कुछ घटा है, ये आपको शनिवार को जो है विशेष कार्यक्रम लेकर के हर्ष हमारे साथ जुड़ते हैं, उनके साथ जुड़िए पर्दे के पीछे। इस हफ्ते की महत्वपूर्ण घटनाएं, कॉर्पोरेट घटनाएं क्या रहीं, कुछ जहां पर एक्शन शेयर प्राइसेस में भी देखने को मिला है वो लेकर के आएंगे। 3 बजे छोटे शेयरों में क्या करें, हर हफ्ते हम लेकर के आते हैं आपके लिए, तो रचित खंडेलवाल जी के साथ देखना मत भूलिएगा शनिवार को दोपहर 3 बजे, जिसमें हम बताएंगे किन छोटे शेयरों से दूर रहना चाहिए, कहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको लेकर डिटेल में बातचीत होगी। आज जिस तरीके से शुक्रवार के सत्र में बाजार टूटा है, या क्या अगले हफ्ते रिकवरी आएगी या और बड़ी गिरावट आ सकती है, इसके लिए संडे को 3 बजे हमारे साथ श्रीकांत चौहान जी होंगे। उनसे समझिए बाजार की आने वाली दिशा क्या हो सकती है, टेक्निकल लेवल्स क्या हैं, फंडामेंटल बड़े ट्रिगर क्या हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर के, और कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं, कौन सी कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर थ्रेट है, डिटेल में होगी बातचीत। तो पूरा वीकेंड हमने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर के हम आ रहे हैं, तो अपना वीकेंड बनाइए बोनस के साथ। और अंशुमान सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर आपका। चलिए आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। बने रहिए बोनस के साथ, अपने सुझाव टिप्पणियां लगातार हमें भेजते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।